प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नदी अपरदन व निक्षेपण से निर्मित स्थल रूपों की चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम भूमिगत जल के कार्य अर्थात भूमिगत जल के द्वारा जो उत्पन्न स्थलाकृतियाँ हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो भूमिगत जो जल है वो ऊपरी धरातल से चट्टानों के रंध्रों व छिद्रों के माध्यम से नीचे चला जाता है। उसे ही भूमिगत जल या अधोतल जल कहते हैं। तो जब यह जल रिसकर नीचे जाता है तो अपने अपरदन और निक्षेपण के द्वारा धरातल के ऊपरी भाग और धरातल के नीचे कुछ विशेष स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। तो इन स्थलाकृतियों को ही कास्ट स्थलाकृतियाँ कहते हैं। कास्ट से यहाँ तात्पर्य यह है कि जो चूना पत्थर की चट्टानें होती हैं जिन क्षेत्रों में, और उन चूना पत्थर की चट्टानों पर भूमिगत जल जब कार्य करता है तो उसके जो घुलनशील तत्व होते हैं उन चट्टानों के, वो अपरदन के द्वारा या जल में रासायनिक क्रिया के द्वारा जल के साथ हो जाते हैं। तो उस रासायनिक क्रिया के कारण उस चूना पत्थर की चट्टानों में अपरदन और निक्षेपण से कई तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं उन पर जो इस तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं अपरदन और निक्षेपण से, उसे कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। कास्ट एक प्रदेश है पूर्वी यूगोस्लाविया में जो वर्तमान में स्लोवेनिया में पड़ता है। तो उस क्षेत्र में चूने की चट्टानें पाई जाती हैं और वहाँ इस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। मतलब वहाँ भूमिगत जल के अपरदन और निक्षेपण से जो उस चूना प्रदेश में कुछ स्थलाकृतियाँ बनी हैं तो उससे ही कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। तो विश्व में जहाँ जहाँ चूना पत्थर की चट्टानें हैं और चूना पत्थर की चट्टानों पर भूमिगत जल के अपरदन और निक्षेपण से जो स्थलाकृतियाँ बनी हैं उन्हें कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। तो कास्ट जो नाम दिया गया है वो पूर्वी युगोस्लाविया का जो कास्ट क्षेत्र है वहाँ जो चट्टानें पाई जाती हैं तो उन चट्टानों के आधार पे ही जिन क्षेत्रों में चूना पत्थर की चट्टानें हैं वहाँ इस तरह की स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। तो भूमिगत जो जल है वो अपरदन का कार्य कई रूपों में करता है। तो शुद्ध जो जल होता है ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, लेकिन जब इस जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है तो यह जल काफ़ी सक्रिय हो जाता है और चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं उनका अपरदन करने लगता है। अर्थात उन चट्टानों के जो तत्व होते हैं घुलनशील तत्व वो उस जल के साथ मिल जाते हैं। तो उस के कारण कई तरह के स्थलरूप बनते हैं। तो भूमिगत जल के कार्यों में घुलन क्रिया है, घोल क्रिया के द्वारा यह अपरदन करता है। जल गति क्रिया जिसमें जल के द्वारा ही चट्टानों के ढीले पदार्थ बहकर चले जाते हैं। अपघर्षण की क्रिया हमने चर्चा की थी नदी अपरदन में कि जब ये जल प्रवाह होता है तो चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े होते हैं वो चट्टानों का अपरदन करते हैं, उसे अपघर्षण कहते हैं। सन्निकर्षण की क्रिया भी होती है भूमिगत जल में जिसमें चट्टानों के टुकड़े आपस में ही रगड़ खाते रहते हैं। तो अपरदन के कारण कई तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो यहाँ इस स्लाइड में ये दिया गया है कि भूमिगत जल के अपरदन से निर्मित जो स्थल रूप हैं इनमें से ये मुख्य हैं। तो पहली जो स्थलाकृति है वो है लैपीज। लैपीज जो चूना पत्थर की चट्टानों वाले प्रदेश होते हैं तो वहाँ ऊपरी जो धरातल है उसमें अपरदन के कारण उस धरातल में ऊबड़ खाबड़ जो है भूभाग का निर्माण हो जाता है। अर्थात धरातल जो है, मान लीजिए ये धरातलीय भाग है, तो भूमिगत जल का जब रिसाव होता है नीचे की ओर तो ऐसे नुकीले आकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है जिस पे नंगे पांव चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह की जो खड़ी स्थलाकृतियाँ निर्माण हो जाती हैं ऊपरी धरातल में, एक तरह से जो है ये शंकु आकार के छोटे छोटे स्थल रूप से होते हैं। तो ये भूमिगत जल के रिसाव के कारण काफ़ी इस तरह की स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं जिन्हें लैपीज कहा जाता है।
इस तरह की स्थलाकृति को इंग्लैंड में क्लिंट कहते हैं, जर्मनी में कैरेन कहते हैं, सर्बिया में बोगाज कहते हैं। तो लेपीज जो स्थलाकृति है वो ऊपरी धरातल पर उबड़ खाबड़ स्थलाकृति होती है और जिस पर जो है नंगे पांव नहीं चल सकते उस धरातल पर। दूसरी जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनमें घोलरंध्र और विलयन रंध्र हैं। घोलरंध्र और विलयन रंध्र से तात्पर्य है जब ऊपरी धरातल पे जल बहता है, तो मान लीजिए ये ऊपरी धरातल है, तो जब जल बहेगा तो ऊपरी धरातल में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं जल के रिसाव से, और इन्हीं छिद्रों से होकर जल नीचे की ओर जाता है। तो इन छिद्रों को ही घोल रंध्र कहते हैं। तो जब इन घोल रंध्रों का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं विलयन रंध्र। तो घोल रंध्र और विलयन रंध्र आकार की दृष्टि से अलग अलग हैं। शुरुआती तौर पे घोल रंध्र का निर्माण होता है, फिर यही विस्तृत होकर विलयन रंध्र, और इन्हीं का विलयन रंध्रों का ही विस्तार रूप कहलाता है डोलाइन। तो घोल रंध्र शुरुआती तौर पे जो छिद्र बनते हैं छोटे छोटे, वो घोल रंध्र होते हैं, उनसे विस्तृत हो गए वो विलयन रंध्र। वो जब विलयन रंध्र भी बड़े हो जाते हैं, बड़े आकार के छिद्र हो जाते हैं, तो वो डोलाइन कहलाते हैं। तो एक गड्ढा बन जाता है जिसकी दीवारें खड़ी होती हैं, और डोलाइन का ही विस्तृत रूप युवाला या सकुंड कहलाता है। तो कई डोलाइन मिलकर युवाला का निर्माण करते हैं, और कई युवाला मिलकर पोलजे या पोलियो जिसे राजकुंड कहते हैं। तो एक तरह से ये छिद्र ही होते हैं। शुरुआत होती है घोल रंध्र से, तो पहले घोल रंध्र बनता है धरातल पे, फिर वो बड़ा होकर विलयन रंध्र कहलाता है, उसी से फिर डोलाइन बन जाएगा, उससे भी बड़ा, डोलाइन से बड़ा जब हो जाएगा कई डोलाइन मिलकर वो युवाला हो जाएंगे, और युवाला से बड़ा पोलिये। देखिए इस डायग्राम में देखिए, यहाँ ये घोल रंध्र है, छोटा छिद्र है, इसी जब कई घोल रंध्र मिलकर क्या बना देते हैं विलयन रंध्र। विलयन रंध्र से बड़ा क्या हो गया डोलाइन, कई डोलाइन मिलकर क्या बना रहे हैं युवाला, और युवाला से भी बड़ी जो है गड्ढा नुमा जो आकृति है वो पोलजे। तो ये ऊपरी धरातल पे चूना प्रदेश की जो चट्टानें हैं उसमें ये इस तरह के आकृतियाँ बनती हैं। तो घोल रंध्र विलयन रंध्र इन्हीं के माध्यम से जो जल है नीचे की ओर चला जाता है। अगला है दस्ती निवेशिका। तो जो ऊपरी मैदानी भाग हैं, जो ऊपरी चट्टानी प्रदेश है, तो उसमें कई तरह के विलयन रंध्र और घोल रंध्र बन जाते हैं, और इन्हीं रंध्रों के माध्यम से जो जल है नीचे की ओर चला जाता है, या ये कहें कि नीचे की ओर धंस जाता है इन छिद्रों के माध्यम से। तो जल जैसे ही इस छिद्र से नीचे की ओर जा रहा है, तो इसे ही दस्ती निवेशिका कहते हैं, अर्थात जो नदी है इन छिद्रों के माध्यम से नीचे चली जाती है, तो नीचे नदी धस रही है एक तरह से, तो इसे दस्ती निवेशिका कहते हैं। और जिन छिद्रों से जल नीचे की ओर, मान लीजिए इस छिद्र से जल नीचे की ओर जा रहा है, तो इसे सिंक कहते हैं। तो सिंक का तात्पर्य पानी इसमें नीचे की ओर भूमि के अंदर चला जाता है। अगली जो स्थलाकृति देखने को मिलती है चुना प्रदेश में, वह है अंध घाटी। अंध घाटी से तात्पर्य ये है कि जो ऊपरी धरातल है उस पर कई तरह के घोल रंध्र विलयन रंध्र बन जाते हैं, और उनके माध्यम से जो जल है वो नीचे की ओर चला जाता है। मान लीजिए ये जो एक प्रदेश है, यहाँ ये नदी बह रही है, तो ये चूना पत्थर की चट्टानें हैं, तो यहाँ छिद्र होने से ये जल नीचे की ओर चला गया। तो जल नीचे की ओर चले जाने से जो नदी का आगे का भाग है ये सूखा रह जाता है, क्योंकि जो पानी है वो तो इस छिद्र से नीचे की ओर गया, और आगे की इसकी जो घाटी है वो शुष्क रह जाती है। और धीरे धीरे जो नदी का ये भाग है जहाँ उद्गम से लेकर जहाँ ये पानी जा रहा है, तो यहाँ ये भाग आसपास की चट्टानों से काफ़ी नीचे धंस जाता है। तो इस तरह की स्थलाकृतियों को अंधी घाटी कहते हैं। तो अंधी घाटी में जो पानी है विलयन रंध्रों से नीचे चला जाता है, और आगे की उसकी घाटी शुष्क रहती है, और जो नदी का क्षेत्र है
उद्गम से लेकर जिस छिद्र से पानी नीचे जा रहा है वो आसपास की चट्टानों से काफ़ी गहरी हो जाती है। तो इस तरह की शिलाकृति को अंधी घाटी कहते हैं। चुनाव प्रदेश में अन्य जो शिलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं उसमें कुछ गुफाएं या कंदराएं भी पाई जाती हैं। तो गुफा से तात्पर्य यही है कि जैसे ही पानी नीचे जाता है तो नीचे की चट्टानों को वो घुला देता है या उनका अपर्दन कर देता है। मान लीजिए ये प्रदेश है तो यहाँ से जैसे नदी यहाँ से गई तो नीचे एक गुफा का निर्माण हो जाता है। तो इन्हें ही कंदराएं या गुफा कहते हैं। तो जो चुना प्रदेश होते हैं वहाँ भूमि के नीचे इस तरह की अपर्दन से गुफाओं का निर्माण हो जाता है। प्राकृतिक पुल। प्राकृतिक पुल का निर्माण भी भूमिगत जल के अपर्दन से होता है। जब गुफाओं का निर्माण हो जाता है तो गुफाओं का निर्माण होने से जब उनकी छत ढह जाती है और बीच में एक पुल के रूप में कुछ भाग रह जाता है तो उसे प्राकृतिक पुल कहते हैं। तो इस तरह भूमिगत जल के द्वारा जो उत्पन्न शिलाकृतियाँ हैं उनमें ये कुछ मुख्य हैं जो विशेषतः चूना पत्थर की चट्टानें जहाँ पाई जाती हैं वहीं इस तरह की शिलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। भूमिगत जल अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण का कार्य भी करता है। तो इसके निक्षेपण से भी कुछ तरह की शिलाकृतियों का निर्माण होता है। तो निक्षेपण से जो निर्मित स्थल रूप हैं उसमें मुख्य जो हैं वो हैं स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और कंदरा स्तंभ। अर्थात जब शुद्ध जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो अपर्दन अधिक करती है, अधिक सक्रिय होता है। लेकिन जब जल में कोई भी रास्ते में अवरोध आ जाता है तो जो साथ उसके मलबा होता है तो वो वहीं जमने लगता है। या इस जल का जब तापमान अधिक हो जाएगा तो ताप से वाष्पीकरण अधिक होगा तो जो पानी है वो वाष्प बनकर चला जाएगा और बाकी जो मलबा है या चूना पत्थर से संबंधित जो सामग्री है वो वहीं पर जमने लगती है। तो इस तरह निक्षेपण की क्रिया शुरू हो जाती है। तो इस तरह की जो शिलाकृतियाँ हैं वो नीचे धरातल में देखने को मिलती हैं। मान लीजिए ये जो भाग है ये देखिए, ये ऊपरी धरातल है और इसके नीचे भूमि के नीचे जो निक्षेपण की क्रिया हो रही है तो उसमें स्टेलेक्टाइट से तात्पर्य यही है कि जब चूना पत्थर का जमाव भूमिगत जो कंदराएं हैं या गुफाएं हैं उनमें ऊपर से नीचे की ओर जब होता है, इस तरह देखिए चूना पत्थर का जमाव जब ऐसे होता है कि कोई स्तंभ ऊपर से नीचे की ओर झुका रहता है तो उसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और ये देखिए बूंदों के रूप में चूना पत्थर जो है ये सामग्री नीचे गिर रही है बूंदों के रूप में, तो धीरे धीरे ये जमने लगती है। तो जब धरातल से नीचे से ऊपर की ओर ऐसी शिलाकृतियाँ देखिए ये पाई जाती हैं तो उसे स्टेलेग्माइट कहते हैं। तो स्टेलेक्टाइट तो क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर इस तरह की नुकीली आकृतियाँ गुफाओं में पाई जाती हैं। और स्टेलेग्माइट क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर। तो ये सब चूना पत्थर के जमाव से या निक्षेपण से बनी हुई शिलाकृतियाँ हैं। तो ये स्टेलेक्टाइट और ये स्टेलेग्माइट। इसके साथ कंदरा स्तंभ, जब दोनों स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं, मान लीजिए ये बढ़ता हुआ यहाँ तक आ जाए और ये बढ़ता हुआ यहाँ तक आ जाए तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो एक पिलर या स्तंभ का निर्माण होता है जिसे कंदरा स्तंभ, कंदरा मतलब गुफा के अंदर। तो भूमि के नीचे चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं उन क्षेत्रों में गुफाओं में इस तरह की शिलाकृतियाँ बनी हुई होती हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर तो हो गई स्टेलेक्टाइट, नीचे से ऊपर की ओर स्टेलेग्माइट, और दोनों जब मिल जाते हैं एक स्तंभ की तरह तो वो कहलाती हैं कंदरा स्तंभ। तो स्टेलेक्टाइट तो ये हो गई ऊपर से नीचे की ओर, स्टेलेग्माइट क्या हो गई नीचे से ऊपर की ओर, और जब दोनों जुड़कर एक स्तंभ बन जाते हैं तो वो कंदरा स्तंभ। अब है ड्रिप स्टोन। तो ड्रिप स्टोन क्या होता है, जो टपकता हुआ जल होता है तो उसमें चूना पत्थर की सामग्री होती है तो उन बूंदों को ही ड्रिप स्टोन कहते हैं। यहाँ देखिए ये जैसे बूंदें दिख रही हैं ना, ये छोटी छोटी ये चूना पत्थर की बूंदें हैं तो इन बूंदों को क्या कहते हैं, ड्रिप स्टोन। ड्रेप्स और कर्टेन,
तो ड्रेप्स और कर्टेन क्या होते हैं कि कंदरा की जो छत है, गुफा की जो छत है, उससे सुई के आकार के जो लटकने वाले ड्रिप स्टोन होते हैं। ये मान लीजिए कंदरा की छत है, तो ये आपके बड़े तो कहलाते हैं स्टेलेक्माइट, लेकिन सुई के आकार के छोटे छोटे ऐसे जो स्थलाकृतियाँ होती हैं वो ड्रेप्स या कर्टेन कहलाती हैं। तो सुई की आकार की ड्रिप स्टोन को ही ड्रेप्स या कर्टेन कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ और स्थलाकृतियाँ होती हैं जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट क्या होती हैं। तो भूमिगत जल के निक्षेपण से जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, ये सभी इनको सम्मिलित रूप से स्पीलियोथेम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीलियोथेम। तो चुना प्रदेश में सभी निर्मित निक्षेपण से निर्मित स्थल रूपों को स्पीलियोथेम कहते हैं। तो स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, कंदरा स्तंभ, ड्रिप स्टोन, इन सभी को ये नाम दिया गया है स्पीलियोथेम। धन्यवाद।